ओके सो हम आज करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमारी क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और हम इसकी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे जेई एडवांस जेई मेंस एंड यू विल बी सेट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर दिस वीडियो दैट आई कैन गारंटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे अभी, जैसे हमारा जो इंट्रोडक्शन है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मेजरमेंट्स। तो इंट्रोडक्शन में पहले हमें बताया हुआ है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। And if you want to know about the book that I'm referring to, this is the physical chemistry book by K.S. Verma for JEE Advanced. Okay, so let's just start. Introduction में हमें chemistry की definition बताई हुई है। अब chemistry की definition is given कि chemistry is the science of atoms and molecules and their transformations. तो बेसिकली जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं, जो भी रिएक्शन होती है उसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ काम करते हैं, तो उसे कहते हैं हम केमिस्ट्री, द साइंस ऑफ वर्किंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द मेजरमेंट्स। तो हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हम 9th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमने किसी ट्री को काटा या हमने किसी मेटल की शीट बनाई, तो दैट्स एन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, राइट। बट केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो बेसिकली कैसे उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिहेव करेंगे वो बताती है हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास गिवन है कि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी या बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2SO4 है, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी, इसकी बेसिसिटी है 2, इसकी बेसिसिटी है 2। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है NaOH, उसकी एसिडिटी इज 1। सॉरी फॉर द टेरिबल हैंड राइटिंग, बट बेसिकली क्या है, जैसे H2SO4 की बेसिसिटी 2 है एंड NaOH की एसिडिटी 1 है, ठीक है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप वंडर कर रहे होगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, तो हम ये इस पे आगे आएंगे जब हम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम इन सबको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज ये हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जेईई एडवांस क्रैक करना है तो इसलिए हमें फास्ट चलना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही करने पड़ेंगे। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से क्लियर होंगे और जो भी आप डाउट्स पूछोगे मुझसे उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स भी आगे क्लियर होंगे। आई हाईली सजेस्ट कि आप भी ऐसे किसी को पढ़ाएं जिससे कि आपके भी कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होके बेटर हो सके। अब हम आते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली हम फॉलो करते हैं द SI सिस्टम, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत। बेसिकली हम फॉलो करते हैं SI सिस्टम। पहले बहुत सारे सिस्टम्स होते थे। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो हमारे पास है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड फिर हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 हमारी है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड इनकी यूनिट्स होती हैं, बेस यूनिट्स होती हैं जिससे और सारी यूनिट्स डिराइव होती हैं। फॉर एग्जांपल मास की होती है किलोग्राम, लेंथ की है मीटर्स, टाइम की है सेकेंड्स,
टेम्परेचर की है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, जिसके बारे में हमने 10th में बहुत पढ़ा है। लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, इसकी होती है कैंडेला। एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। ठीक है, तो ये हमारी होती है 7 बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिससे और सारी यूनिट्स डिराइव होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे आप ओवर टाइम लर्न करोगे, अभी आप ऐसे नहीं याद कर पाओगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वरना इसके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज SI प्रीफिक्सेस। सो SI प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि आपके पास किसी सब्सटेंस यू हैव 1 टेराग्राम ऑफ NaOH, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास कितना है NaOH, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो ये जो सारी यूनिट्स हैं, प्रीफिक्स हैं जो आपकी यूनिट्स के आगे लगते हैं, इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अभी बैठ के इन्हें याद करो, आपको ये याद करने हैं, नहीं आपको ये याद करने ही नहीं, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे आप इन्हें बारी बारी रेफर करोगे, और जब आप ऐसे रेफर करते रहोगे तो 1 साल में 2 साल में आपके ये सारी याद हो जाएंगी। तो मैं कुछ यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, जैसे आपका होता है डेका। तो इसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो अपनी वैल्यू बाय 10। तो अगर आपने कहीं पे लिखा डेकाग्राम, तो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है 10 ग्राम्स। ठीक है, 1 डेकाग्राम इज 10 ग्राम्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको किलो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अब किलो अगर आपने कहीं पे भी लिखा तो दैट आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से। तो फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी प्रीफिक्सेस। अब हम आ जाते हैं अपनी और डिराइव्ड क्वांटिटी से कि किस टाइप की क्वांटिटीज हमारी 7 बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं, ये देखने के लिए कि किस टाइप की क्वांटिटीज हमारी 7 बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एंड ये मीटर जो है, मीटर इज आवर बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली अगर आपका हुए डेंसिटी इज kg by मीटर क्यूब, और यहां kg by मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट, एंड kg by मीटर क्यूब, kg भी एक बेस यूनिट है और मीटर भी एक बेस यूनिट है। तो इस बेस यूनिट से हमारी डेंसिटी की यूनिट दैट इज kg by मीटर क्यूब डिराइव हुई। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स ही डिराइव होती है हमारी 7 बेस यूनिट से। और मैं इन सब कॉन्सेप्ट से इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इजी भी है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे जब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिटरमिन करना पड़ेगा, या आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, ये सब डिटरमिन करना पड़ेगा। तो तब आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अब आपकी एनसीईआरटी में हमें बताया हुआ है कि जो किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है, मीटर की डेफिनेशन क्या है, सेकंड की डेफिनेशन क्या है, मोल की डेफिनेशन क्या है, केल्विन की क्या है, एम्पियर की क्या है, कैंडेला की क्या है। बट ये सारी डेफिनेशंस जो है अगेन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये क्रैक करना है, हमें स्कूल के एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें जेईई एडवांस क्रैक करना है और हमें अपना ड्रीम IIT अचीव करना है। तो इसलिए हम ये सारी चीजें स्किप करते हुए चलेंगे। अब हम डिराइव यूनिट्स तो कर ली थी हमने, जो हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं। फिर अब सब्सिडियरी यूनिट्स भी होती हैं। सब्सिडियरी यूनिट्स होती हैं कि मल्टीपल्स ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ आवर बेस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्या हूं, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, बढ़िया। अब हम आते हैं मास एंड वेट पे।
अब मास एंड वेट में इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं हुआ हमें। मास हमें किसी भी चीज़ का हम रिप्रेजेंट करते हैं इन किलोग्राम, एंड डेंसिटी हम यूजुअली करते हैं, डेंसिटी हमारी होती है kg बाय मीटर क्यूब में, वॉल्यूम होती है हमारी मीटर क्यूब में, लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, ये याद रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ओके। ओके, सो अब हम आए अपने टेम्परेचर पे। जैसे कि हमने देखा था टेम्परेचर बेस क्वांटिटी होती है, उसका होता है केल्विन, टेम्परेचर की बेस क्वांटिटी इज केल्विन, ठीक है। अब केल्विन जो है, केल्विन आपका 273.15 जो होता है, 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273.15 केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड अगर आपको जैसे आपकी केल्विन के बारे में स्पेशल चीज़ क्या है, केल्विन में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जो भी टेम्परेचर आप केल्विन में लिखोगे वो हमेशा पॉजिटिव होएगा। 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर, 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, -1 केल्विन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। -1 केल्विन जैसी चीज है ही नहीं, 0 केल्विन से ज्यादा नीचे कोई टेम्परेचर रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है, आपने देखा 273.15 होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्या होएगा, केल्विन -273.15 is equals to temperature in Celsius. आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस विल बी केल्विन -273.15, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस कहीं पे, तो आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, K -273.15 is equals to 10 and K is equals to 283.15, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब हमारे पास सेल्सियस के साथ यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, तो हम फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं आएगा, बट अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, तो आप फ़ारेनहाइट डिग्रीज में आपका होएगा 9/5 इंटू द सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32, ठीक है। तो आपका होएगा 9/5 इंटू द सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। तो अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है जैसे कहीं पे, तो फ़ारेनहाइट में होएगा 9/5, तो 10 कट जाएगा 2 के लिए, 18 प्लस 32 दैट विल गिव अस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वेरी सिंपल। अब हम आगे चलते हैं, टेम्परेचर से आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन हमें कब यूज़ करनी होती है, पहले ये सोचते हैं। अगर हमें 10 ग्राम ऑफ NaOH चाहिए, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही लिखने में, 10 ग्राम लिखने में हमें क्या दिक्कत आ रही है। बट अगर हमने कहा 1 मोल ऑफ कार्बन में हैज कितने एटम्स, 6 0 2 3 0 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 एंड यहाँ पे 20 जीरोस, तो हमें दिक्कत हो रही है ना
अगर आपने 10 क्वेश्चन भी करने होंगे इतने बड़े नंबर से और आपको पूरे टाइम इतने सारे जीरोस लिखने पड़ेंगे तो दिक्कत तो होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज। हम अपना इतने बड़े नंबर को लिखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एंड ये होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6023 के आगे 20 जीरोस, मतलब 6023 और आगे 20 जीरोस। बट हमने इतने सारे 20 जीरोस लिखने की जगह हमने इस नंबर को ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो इतना कंसाइज और शॉर्ट हो गया वो। अब आप देखोगे साइंटिफिक नंबर्स को लिखते कैसे हैं। साइंटिफिक नंबर्स में हमारा क्या होता है, जो हमारा पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट में हम एक डिजिट रखते हैं, उसकी लेफ्ट में हम एक डिजिट रखते हैं, उसकी राइट में हमारी कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं। तो डेसिमल पॉइंट के पीछे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारी कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं, एंड फिर हम 10⁻23 या 10⁻n। तो हमारा जनरल फॉर्म होता है x.yz इंटू 10⁻n, जहाँ पे yz और कुछ भी कितने भी डिजिट्स हो सकती हैं। यहाँ पे x एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ पे 10⁻n कि हमें कितनी बारी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ अ साइंटिफिक नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नंबर। तो अगर आपको दो नंबर दिए हुए 6.25 इंटू 10⁻30 and 3.112 into 10⁻, let's say, या ये ज़्यादा बड़ा हो गया, let's say 10⁵ and let's say 3.12 into 10⁻6। और अगर हम इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों की जो एक्सपोनेंशियल है उसे सेम पावर पे लाएंगे। तो या तो हम इसे कह सकते हैं 0.625 इंटू 10⁻6, या हम इसे कह सकते हैं 31.2 इंटू 10⁻5। तो जैसे हम कह देते हैं 31.2 इंटू 10⁻5। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की पावर सेम हो गई। अब उससे फायदा क्या हुआ, हमने 10⁻5 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 6.25 प्लस 31.2। ठीक है, तो अगर आप इसे फर्दर करोगे तो आपके पास आएगा 37.45 इंटू 10⁻5। और आपने देखा था कि साइंटिफिक नंबर में, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट के लेफ्ट में हम एक डिजिट को रखते हैं। तो इसको हम इक्वल कर देंगे 3.745 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ऐसे हम ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होता है। अब हमें जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अगर आपको ये सेक्शन आता है तो आप स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो आप सेम नंबर ले लेते हैं 6.25 इंटू 10⁻5 एंड 3 let's say 3.00 इंटू 10⁻12, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा, आप 10⁻, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशिएशन में देखा था कि जब भी आप सेम बेस की पावर्स में मल्टीप्लाई करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻12 इंटू 10⁻5 में हमारा 10 जो है वो बेस सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻12 प्लस 5, 10⁻12 प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻17, 10⁻17। ठीक है, एंड यहाँ पे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6.25 इंटू 3, तो ये हमें दे देगा 18.75 इंटू 10⁻17। हमने देखा था कि एक डिजिट होनी चाहिए, तो 1.875 इंटू 10⁻18 हमारा आंसर आया। ठीक है, अब ऐसे ही आप डिवीजन कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल इसी का डिवीजन में भी ले लेता हूँ।
6.25 या 6.5 ले लेते हैं इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3.25 इंटू 10⁵3। यहाँ पे क्या होएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे 10⁵2 बचेगा एंड यहाँ पे ये 2 से कट रहा है, तो 2 इंटू 10⁵2। अब ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 200। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है तो हमें एक्सपोनेंशिएशन लाइक साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे। इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो इससे और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था जब मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में सीखने की कोशिश करी थी। अब अगर आपके पास है लाइक 4 आना चाहिए किसी चीज़ का रिजल्ट, ठीक है, आपका किसी चीज़ का रिजल्ट आना चाहिए है 4 एंड 4 बच्चे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, 4 चिल्ड्रन डू एन एक्सपेरिमेंट। चाइल्ड ए की ऑब्जर्वेशंस पता है क्या है? चाइल्ड ए की ऑब्जर्वेशन आई 3.7, 3.8, 4.2। ठीक है, ऐसी इसकी ऑब्जर्वेशन आई। चाइल्ड बी की ऑब्जर्वेशन क्या आई? 3.2, 3.8 एंड 4.5। चाइल्ड सी की ऑब्जर्वेशन क्या है? 3.95, 3.9, 4.1। और चाइल्ड डी की ऑब्जर्वेशन आई 3.3, जैसे 3.1 एंड फॉर एग्जाम्पल कह लो 4.5। ऐसे ये है 4 बच्चों की ABCD की ऑब्जर्वेशन। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी अब हम समझेंगे। प्रिसिशन होता है कि जब जो आपकी ऑब्जर्वेशन होए दोज आर क्लोज टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 3.7 भी ऑब्जर्वेशन है चाइल्ड ए की, 3.8 भी ऑब्जर्वेशन है, और ये जो है दीज आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे 3.7 इज जस्ट 0.1, जब आप 0.1 ऐड करोगे 3.7 को तो आपको 3.8 मिल जाएगा। तो दीज वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, तो हम कहेंगे कि चाइल्ड 1 की ऑब्जर्वेशन होगी, यह है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, और चाइल्ड 1 की ऑब्जर्वेशन इज प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं है, इट इज नॉट वेरी क्लोज टू 4, बट ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए इसकी ऑब्जर्वेशंस आर प्रिसाइज। अब आप चाइल्ड बी पे आओ। चाइल्ड बी ने 3.2, 3.8 और 4.5 रिकॉर्ड करा, हमें डी की वैसे जरूरत भी नहीं है। अगर आपका चाइल्ड बी ने 3.2 और 3.8 और 4.5, अब ये वैल्यूज जो हैं ये ना तो 4 के क्लोज है ना ये एक दूसरे के क्लोज है, तो ये नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। यहां पे दे वर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये 4 के ज्यादा क्लोज नहीं है। बट इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड सी की ऑब्जर्वेशन 3.95, 3.9, 4.1, तो बेसिकली इसकी ऑब्जर्वेशन जो है एक दूसरे के भी बहुत क्लोज है और वो 4 के भी बहुत क्लोज है, तो इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन होगी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन है दोनों प्रिसाइज और एक्यूरेट। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज व्हेन आपका फाइनल रिजल्ट से जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत क्लोज हो, बट प्रिसिशन इज जब आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज बहुत क्लोज हो। तो जैसे 3.7 और 3.8 बहुत क्लोज टू ईच अदर है, तो इसलिए ये वैल्यूज आर प्रिसाइज, बट 3.95 और 3.9 ये जो है ये 4 के बहुत क्लोज है एंड ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस है एंड एक्यूरेट भी है। आई होप प्रिसिजन और एक्यूरेसी अब आपको समझ आ गया होगा। आई जस्ट ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर एंड देन वी कैन कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हमारा होएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जे एडवांस्ड के भी क्वेश्चंस आए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो प्लीज इसे नेक्स्ट सेक्शन को बहुत ढंग से एंड बहुत ध्यान लगा के सुनना।
सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन तो आपसे पूछेंगे नहीं जेईई एडवांस में, बट मैं आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली दूंगा जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्योंकि मैंने भी वो याद नहीं करी है. बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ. सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है 2.5238, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. इट इंक्लूड्स ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर. तो हम इन सबको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे. एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द अनसर्टेन डिजिट एट द एंड. अब इसका क्या मतलब हुआ? अनसर्टेन डिजिट समझ नहीं आया? तो बेसिकली क्या होता है, आपका किसी भी डेसिमल पॉइंट नंबर में 2.538, इसमें पहले से अज्यूम्ड होएगा कि जो आपका लास्ट डेसिमल नंबर होएगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो आपका लास्ट डिजिट होएगा, दिस कैन बी प्लस माइनस 1. मतलब अगर किसी का आंसर आया 2.539 या किसी का आंसर आएगा 2.537, तो ये दोनों आंसर्स आर गुड. ये दोनों आंसर्स विल वर्क लाइक दीज. दोनों आंसर ये करेक्ट होंगे. तो जब आप ऐसे डेसिमल पॉइंट नंबर साथ डील कर रहे हो, तो आपका जो लास्ट डिजिट होएगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनसर्टेन, जिसमें प्लस माइनस 1 वैल्यू हो सकती है. ठीक है. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हम आइडेंटिफाई करें, कैसे करें? अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.02005, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सी हैं और इनसिग्निफिकेंट कौन सी हैं? हमें पता भी तो होना चाहिए कि इसकी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें से कौन सी सिग्निफिकेंट है, कौन सी नहीं. पहला रूल है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. आपकी सारी नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट. तो 2 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है. ठीक है. आपका सेकेंड रूल ये है कि zeros to the left of the first non-zero digit, zeros to the left of the first non-zero digit are not significant. These will not be significant. ठीक है. थर्ड रूल ये है zeros in between non-zero digits are significant. मतलब ये दोनों zeros भी significant हैं. तो आपका इसमें नॉट है यहाँ पे और ये 4 हैं significant. तो इस नंबर में we have 4 significant figures. Alright. तो अभी तक हमने क्या देखा? रूल्स लिख देता हूं. सिग्निफिकेंट में ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. ऑल जीरोस टू द लेफ्ट of the first non-zero digit are not significant. ठीक है. all zeros between the non-zero digit आर सिग्निफिकेंट. ठीक है. ये 3 पॉइंट्स जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इन्हें इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा, ये दो पॉइंट्स और हैं एंड ये पॉइंट्स थोड़े से आपको ढंग से समझने पड़ेंगे. पहला पॉइंट, अगर आपको दिया है 4 पेन्स या आपको दिया है 40 एप्पल्स. अच्छा, एक और पॉइंट, zeros to the right of the first non-zero digit are also significant. तो फॉर एग्जाम्पल आपका 0.2005025
0, तो ये जो लास्ट की डिजिट होगी ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगी, ठीक है। अब अगर आपको ये है 4 पेन्स, अगर आपने 0 एक और 2 3 और ऐड कर दिए तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अब आपका पास है 4 पेन्स या 40 एप्पल्स, सो दीज आर लाइक क्वांटिटी ऑफ सम आइटम। 40 एप्पल्स, 4 पेन्स, तो ये है क्वांटिटी। इसके आगे कितने भी जीरोस लग सकते हैं, कितने भी जीरोस लग सकते हैं। तो जब आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी दी हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो आपके पास ये होएगा इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब स्पेसिफिक क्वांटिटी हो तो इट हैज इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड नेक्स्ट रूल थोड़ा सा इस रूल से टू द राइट वाले से थोड़ा सा सिमिलर है, सिमिलर नहीं उससे रिलेटेड है। अब आपका क्या है 0.200, ऐसे नंबर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकती है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकती हैं। तो ऐसे नंबर के लिए हम कह सकते हैं इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अब ये तो कंफ्यूजिंग है, एक ही नंबर के लिए हम कह रहे हैं कि इसके पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो ये तो कंफ्यूजिंग है। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.2 में अगर हमें चाहिए कि इसकी ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो हम इसे कह देंगे into 1, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 एंड यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। अब अगर हम कहेंगे इसे इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम चाहें तो हम कहेंगे 0.2 into 10⁻⁴, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.20 और फिर इसकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर हम कहते हैं 0.2 into 10⁻², तो इसकी होगी फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब फॉर अ नंबर लाइक 0.200 टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम या इसे ऐसे लिखेंगे 0.2 into 1 अगर हमने लिखा तो इसकी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.2 into 10⁻1 लिखा तो हम एक तरह से बता रहे हैं कि ये जो हम into 10⁻1 की तरह लिख रहे हैं, हमें इसे सिग्निफिकेंट की तरह काउंट करना है, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। एंड 0.2 into 10⁻2 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, लाइक 0.200 होगा इसका वैल्यू, तो एक नॉन जीरो एंड 2 जीरो डिजिट्स, एंड ये 3 होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आए हैं, जेई एडवांस के, एंड यही आपका फाइनल एग्जाम होएगा जो आपको क्रैक करना है। तो ये कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जेई एडवांस के फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सोचोगे किसी भी डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ही होंगे, जैसे आपको होगा 6.25 प्लस 7.27, ठीक है, आपके पास ये गिवन है, या 7.275, ठीक है। तो अगर आप इसे नॉर्मल डेसिमल की तरह ऐड करोगे, यहाँ पे 0 नहीं है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए डाला था, बट अगर आप इसे किसी भी डेसिमल की तरह ऐड करोगे तो 5, 12, 1, 5.7, 7 एंड 6, 13, तो आपका आएगा 13.525, आपका है 13.525। बट आपके जो ये सिग्निफिकेंट नंबर है या ये जो डेसिमल पॉइंट नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1, 2, 3, इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, 1, 2, 3, 4, बट इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। अब जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तब उसका जो डेसिमल होता है, तब जो डेसिमल होएगा इसका, दैट शुड हैव द लाइक इसकी सिर्फ 2 डिजिट्स हो सकती है आफ्टर द डेसिमल। जो भी सबसे कम डिजिट वाला है नंबर, लाइक 6.25 में 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल,
तो इस जो हमारा फाइनल नंबर होगा आफ्टर एडिशन, उसके भी लाइक बिहाइंड सिर्फ 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो ये होएगा हमारा 13.52। ठीक है, यू गेट द पॉइंट। तो बेसिकली क्या है, अगर आपके पास 6.25 और 7.275 को ऐड करने के लिए कहें तो आपका आता है 13.525, बट क्योंकि 6.25 की सिर्फ 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, सो आपका जो फाइनल रिजल्ट होएगा आफ्टर एडिशन, इसके भी पीछे आपके 2 ही आ सकते हैं, तो आपका 13.52 हो जाएगा। ओके, अब हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6.5 इंटू 2.5, तो इसको अपॉन 10 कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 65 इंटू 25 अपॉन 100, ये 4 है, यहाँ पे 4 दे देगा, ये 2 एंड ये हमें देगा 32.5 एंड 1, ये हमें देगा कितना देगा 16.25, तो हमारे पास आता है 16.25। अब आप सोचोगे इसमें हमारे पास था 6.5, यहाँ था, यहाँ हमारे पास था 2.5, आप सोचोगे कि इसमें भी इसमें एक डेसिमल होना चाहिए, यहाँ पे एक डेसिमल होना चाहिए, ये आपको लगेगा, बट इसमें जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हो दैट्स नॉट द केस। द केस इज कि इसमें जैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहनी चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहनी चाहिए, तो इसमें भी अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो अगर हमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो हमें 0.25 हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमें मिलती है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या इंश्योर करना था, जैसे हमने ऐड करा था 6.5 और 7.525, ठीक है, और अगर हम इसे ऐड करते हैं, जैसे हमने 6.25 को ऐड करा था, आई थिंक, हाँ 6.25, तो 577.13, अभी हमारे पास आया 13.775, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 13.775 आ रहा है, यहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पे जैसे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे 6.25 है, यहाँ पे 7.525 है, तो 25 है 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे है 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो मिनिमम है 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो हमें आफ्टर एडिशन हमें इसमें चाहिए 2 डिजिट्स आफ्टर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये हो जाएगा 13.77। वेयर एज जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर रहे होते हैं हमें इंश्योर करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहती हैं, तो 6.5 इंटू 2.5 हमने जब करा तो हमारे पास आया था 16.25, बट हमें इंश्योर करना है कि इस रिजल्टेंट नंबर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसलिए हमने 0.25 को हटा दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब ले लिया 2 इंटू 6, ये हमें देता है 12, 2 के पास है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 6 के पास है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 12 के पास है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ले आएंगे 10 पे। 10 क्यों, क्योंकि हमने देखा था अभी अभी 10 के पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट भी हो सकती है, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हो सकती है, तो हम कहेंगे दिस हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। सो दिस इज द केस जहाँ पे 10 के पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जैसे अगर आपके पास 2 इंटू 6 के बाद 12 आया, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, तो यहाँ पे हमें इसे 1 वापस लाने के लिए इसे 10 पे राउंड डाउन कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, राउंडिंग ऑफ नंबर्स पे। तो राउंडिंग ऑफ में कुछ नहीं है, अगर आपके पास गिवन है 13.52, ठीक है, अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 1 डेसिमल पॉइंट, आपके पास 2 डेसिमल पॉइंट्स है, आपको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल पॉइंट पे, आपको पता है बहुत सिंपल है 13.5, क्योंकि दिस इज लेस देन 5। ठीक है, अगर आपके पास गिवन है 13.57 और इसे आपको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल डिजिट,
तो आपको पता है ये हो जाएगा 13.6, क्योंकि ये क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 5, और जब ग्रेटर देन 5 होता है तो ये लास्ट वाली हट जाती है एंड ये इसमें एक ऐड हो जाता है, तो 13.6। बट अगर आपको दिया है 13.35, तो क्या करोगे? ये ना तो ग्रेटर देन 5 है, ना ही ये लेस देन 5 है, तब आप क्या करोगे मुझे ये बताओ। बेसिकली तब क्या होएगा, आप 5 को तो हटा दोगे, 5 को तो हटा दोगे, बट 5 को अब आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये इवन है या ऑड है। इन दिस केस 3 इज ऑड, तो आप क्या करोगे, आप 3 को 4 कर दोगे। अगेन 13.35 था, 5 को हटाया, 3 ऑड है तो उसे इवन कर दिया बाय इंक्रीमेंटिंग इट बाय 1, तो 4 हो गया। ये अगर आपका होता 13.25 तो आपने सिर्फ 5 को हटा देना है एंड 13.2 पे छोड़ देना है, ठीक है। दिस इज आपका राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। अब जितना ये कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है उतना ये है नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस में क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास है गिवन फॉर एग्जांपल 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो बेसिकली क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस में आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करते हो। जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो आपका 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.54 इंचेस, ठीक है। Basically conversion from one unit to another unit is known as dimensional analysis. That's all. Dimensional analysis से मैंने देखा है बहुत लोग, मैं भी डरा था जब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस खोला, तो मुझे इतना डर लगा कि अब ये क्या आ गया, ये क्या नई चीज़ है। बट फिर मैंने जब देखा दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज करी, मोर फैंसी द नेम यूजुअली ये होता है कि ईजियर द कॉन्सेप्ट।